नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं। अब उनके झालमुड़ी खाने से किसके पेट में दर्द हो रहा है, इस बात का आकलन भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता के खिलाफ है, हमारी इज्जत के खिलाफ है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अगर कोई कह देगा नरेंद्र सरेंडर तो फिर बड़ा पेट में दर्द होने लगेगा। लेकिन ट्रंप कुछ भी बोल दे तो ना विदेश मंत्रालय कुछ जवाब दे पाएगा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी मंच पर खड़े होकर कुछ कह पाएंगे। क्यों ऐसा है, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे प्यारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी हाल ही में मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि हम विश्वगुरु नहीं हैं। और अब एक ट्रंप का बयान आया है जिसमें वो भारत को नरक बता रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से ट्रंप का ये बयान आया है और वो भारत को नरक का द्वार बता रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमें पता है कि ट्रंप बहुत ही बेहुदा किस्म का व्यक्ति है और दुर्भाग्य से वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। इसलिए भले ही वो मोदी जी उसको अपना दोस्त बताते रहे और विश्व गुरु बने रहे, लेकिन देश की जनता उनको बड़ी हिकारत भरी नजर से देख रही है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो प्रशासक हैं, उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ हमारी रणनीति है। लगभग 24 घंटे होने वाले हैं इस बयान को, अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना आना दुर्भाग्य है। भारत बार बार इतना अपमानित क्यों हो रहा है, भारत क्यों इतना उसके सामने झुका जा रहा है, मरा जा रहा है, क्यों मजबूर है, ये सवाल झिझोड़ता है कि आखिर क्या इस तरह की बातें हैं कि हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, भारत की बेइज्जती अनेकों बार जो है ट्रंप कर चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ी डाल के बहुत ही बेइज्जती करते हुए भारत में पटका था लाके, उस पर भारत का मुंह नहीं खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद आपने देखा लगातार मीडिया में कुछ कुछ बयान देते रहते हैं। भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसको हमने रुकवाया था, पाकिस्तान का भारत का युद्ध मैंने रुकवाया था, भारत कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे कुछ, हमारी मजबूरी क्या है, ऐसी क्या दिक्कत है। अब की बार ट्रंप सरकार हम करके आए थे, क्या हो गया उसमें, कुछ हम कुछ वचन दे आए थे क्या उनको कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा करके आए थे क्या कि मेरे सामने कुछ भी होता रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ऐसा क्या मजबूरी है, देश जानना चाहता है देश की किस हद तक आप बेइज्जती कराएंगे। एक ऐसा देश जो भारतीय दिमाग के लोगों से चल रहा है और उसको आप बना रहे हैं क्या ये लैपटॉप गैंगस्टर है, यहाँ पे लैपटॉप का एक गैंग आ गया है भारत से। तो वो लैपटॉप का जो गैंग है जिसको आप बता रहे हैं, उसी पे आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसी के दिमाग से अमेरिका चल रहा है। अमेरिकन लोगों में दिमाग नहीं है, ये साफ जाहिर कर दिया है भारतीयों ने कि जहां भी दिमाग का काम है, जहां भी दिमाग से काम होता है, उस हर जगह पे भारतीय बैठा हुआ है। तो भारतीय इंजीनियर ने बता दिया है कि आपके बस का कुछ नहीं है, हम ही कर रहे हैं। और उस भारत पे आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और भारत के लोग चुप बैठे हुए जिम्मेदार लोग। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और हमें लगता है कि हमारी कौन सी नस है जो अमेरिका ने दबा रखी है, उस पर हमें विचार करना है, हमें सोचना है और उस पर हमें जानना है कि क्या बात है। मोदी जी के अगर पर्सनल कोई रिश्ते हैं और वो नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि उनकी मजबूरी क्या है। नरक का द्वार भारत को बताना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की एक अलग छवि दुनिया में है, भारत को अलग तरीके से लोग जानते हैं। अमेरिका की इस तरह से टिप्पणी भारत के ऊपर करना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब कम से कम भारत को देना चाहिए। जी सर, ट्रंप की बात का जवाब दे पाए ना दे पाए, अभी अगर यहां पर कोई कह दे कि नरेंद्र सरेंडर तो बड़ी मिर्च लग जाएगी, इस बात से बड़ी तकलीफ हो जाएगी, देशभक्ति की बातें होने लगेंगी। लेकिन क्या भारत की छवि खराब की जा रही है या फिर ऐसा बोला जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तो हमको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? क्या ये देशद्रोह नहीं होना चाहिए? क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आना चाहिए कि भाई हमारे देश की कोई बेइज्जती कर रहा है, हमारी कोई इज्जत कि धज्जियां उड़ा रहा है, बार बार हर बार उड़ा रहा है, और आप वहां बंगाल में जो है झालमुड़ी खा रहे हैं, आपको उसी में मजा है कि भाई झालमुड़ी जो है हम खा रहे हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रही है। अब
जो ट्रंप ने बोला उससे पेट में आपके दर्द नहीं हो रही है? आपको इस बात से बड़ी मतलब आप बड़े संजीदा हैं कि हम झालमुड़ी खा रहे हैं तो दूसरों को पेट में दर्द हो रही है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और देश का शीर्ष नेतृत्व वहां बैठा हुआ है, उससे लगता है कि इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ राज्यों के चुनाव जीतना ही एक अपना मकसद बना लिया है। देश कहाँ जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन कौन से देशों में युद्ध चल रहा है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई चिंता इनको नहीं है। आप देखिए कि जिस प्रकार से आज चुनाव हुआ है और वहां पे स्थिति जो है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग किस तरह से वहां पड़े हुए हैं और चुनाव आयोग किस तरह से नंगा नाच कर रहा है। 27 लाख के लगभग लोगों का वोटों का कुछ पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं जिनका वोट नहीं है, जो नागरिक नहीं है, उनको तत्काल बाहर जाना होगा। तो आपने जितने लोगों को बाहर निकाला उसमें क्या वो 27 लाख लोग भी हैं क्या? क्या उसमें ऐसे लोग भी हैं क्या वो बंगाली लोग हैं, अपने घर गए हुए हैं और वोट उनका दिल्ली में है? क्या उनको भी बंगाल छोड़ना होगा क्या? आपने इस तरह के नियम वहां चुनाव आयोग बना रहा है जो समझ नहीं आता है। खैर, हम बात यहां कर रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह की टिप्पणी भारत के ऊपर कर रहा है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है भारत का, वो रीढ़ विहीन हो चुका है। तो रीढ़ विहीन पूरा भारत है या भारत के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारी वो है, इसमें भी इसकी भी व्याख्या होनी चाहिए। हम क्यों नहीं बोल पा रहे, हम क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? कम से कम विपक्ष को आगे इस बात पर पूछना चाहिए और विपक्ष को भी सवाल खड़े करने चाहिए कि हम रीढ़ विहीन क्यों हैं। क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई किसी एक देश का जो है वक्तव्य आए, किसी एक देश का नेता ये कहे कि भारत जो है नरक का द्वार है। भारत अगर नरक का द्वार है तो फिर अमेरिकन इतना इंटरेस्ट क्यों यहां ले रहे हैं? अमेरिका की क्या दिलचस्पी है भारत में अगर भारत नरक का द्वार है तो ये सारी चीजों की व्याख्या करनी होगी। और इसमें हमें उम्मीद हमारे जो यहाँ पे सरकार के लोग हैं, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्री हो, उनसे कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती कि वो कुछ सवाल भी पूछ पाएंगे। क्या उनके सामने मजबूरी है, क्यों वो झुके हुए हैं, ये जानना जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ सवाल उठाने चाहिए और इस पे विशेष सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन पार्लियामेंट का सत्र बुलाकर भी होगा क्या ना, मोदी जी तो फिर भी नहीं आएंगे। मोदी जी तो बता देंगे कि हमको जो है विपक्ष की महिलाएं काटना चाहती हैं इसलिए हम आएंगे नहीं। मोदी जी के पास बहाने कम थोड़ी ना है, वो चुप रह जाएंगे, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। उनको जब लगेगा कि हाँ यहां पर नस दबाई जा सकती है कांग्रेस की, वहां पर नस दबाएंगे, किसी और की नस भी नहीं दबा पाएंगे। विपक्ष में वो किसी और की नस भी नहीं दबा पाएंगे, वो कांग्रेस की ही नस दबाएंगे। कहेंगे कि भाई इन्होंने ऐसा बोल दिया, ये देशद्रोही हैं क्योंकि उनका एक लंबा इतिहास रहा है, तो उन्हीं को आप दबा सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं जहां पर ये टिक पाए, कांग्रेस ही है इनकी रीढ़ की हड्डी जिस पर ये बोल लेते हैं बार बार। देखिए हिमांशु, जिस प्रकार से चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं, आपने पिछले दिनों सुना कि जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा दीदी ओ दीदी, उस भाषा का किस प्रकार से रिएक्शन बंगाल में हुआ। ये किस प्रकार की भाषा है? आप देश के गृह मंत्री हैं, हालांकि आप गृह मंत्री कितने हैं क्या है वो सब चीजें समझ में आ रही हैं। जो 3 दिन डेरा डाल के वेस्ट बंगाल में बैठे हो, वो मणिपुर एक दिन ना जाए, वो पहलगाम एक दिन ना जाए और वहां पे जाके वेस्ट बंगाल में 3 दिन बैठ जाए इलेक्शन जिताने के लिए। पिछली बार आपने बिहार में देखा था किस प्रकार से होटल में कैमरों के ऊपर जो है कागज चिपका के कैमरों को बंद करके बैठ गए थे। क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपको कैमरे बंद करने पड़ रहे हैं? तो ये सारी चीजें अब ये एक लिमिट से बाहर जा चुकी हैं। कोई सवाल पूछे, कोई कुछ कहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, चाहे कोई दूसरी एजेंसी हो। अब इनको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितना लड़ेंगे आप, कितना कहेंगे? अब तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी लगभग सरेंडर कर दिया है जिस प्रकार से इन्होंने उसको घेर लिया था। लेकिन वहां की जनता जिस प्रकार से जवाब दे रही है वो सराहनीय है। आपने देखा कि जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, वहां पे एक जनाब हुमायूं कबीर साहब पैदा हो गए हैं और वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। हुमायूं के वंशज आ गए हैं, वो बाबर के भी वंशज हैं और वो जो है अब यूपी की मस्जिद तो टूट गई, वहां तो राम मंदिर बन गया और वो नई मस्जिद बनाने चले हैं।
और उस पर कोई रिएक्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कहना नहीं है, और वो आता है स्टिंग ऑपरेशन में निकल के कि भारतीय जनता पार्टी 1000 करोड़ दे रही है, तो उसका क्या रिएक्शन हुआ? और अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं थी तो ओवैसी ने गठबंधन क्यों तोड़ा? तो आज बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में जब ये जनाब पहुंचे थे तो इनकी वहां पिटाई की लोकल जनता ने। अगर जनता आपकी पिटाई कर रही है तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? उससे पता लगता है कि कितनी आपकी लोकप्रियता है और जनता कितनी आपसे चिड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात ये भी है, सवाल ये भी उठता है कि वहां पे जो चुनाव आयोग है, एजेंसियां हैं और जो अर्धसैनिक बल आपने भारी तादाद में भेजे हुए हैं, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या करेंगे, किस तरह की रिपोर्ट आएगी, ये सारी चीजें देखने लायक हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे वेस्ट बंगाल को जीतना चाहती है, चाहे उसके लिए कुछ भी उसको करना पड़े, शाम दाम दंड भेद, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। देखिए, अगर आज भी आप देखेंगे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री की तुलना अगर आप ममता बनर्जी से करते हैं, पिछले दिनों उन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, अपना जो एफिडेविट देते हैं, 15 लाख रुपए हैं उनके पास। क्या देश के किसी दूसरे मुख्यमंत्री के पास 15 लाख रुपए होंगे? बराबर वाले जो है हमारे क्रांतिकारी आसाम के मुख्यमंत्री, उनके पास कितने हैं? उनके तो अमेरिका में ही बता दिए थे कितने हैं। बाकी भारत में और दूसरी जगहों पर उनको कितने हैं उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। क्या दूसरे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे? तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार हो, केंद्र सरकार के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री संतरी कोई हो, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देश की चिंता कहीं दिखाई नहीं देती है। इतना गंभीर युद्ध दुनिया में चल रहा है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है, उसको हम कैसे निपटना है, कैसे हमें क्या करना है, प्रधानमंत्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं है। कोई वो सर्वदलीय बैठक नहीं कर रहे हैं, कोई दिल्ली में बैठ के किस प्रकार से हम इस चुनौती से निपटेंगे इसकी चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा वो सिर्फ चुनाव की वेट कर रहे हैं। आज पहले दौर का चुनाव, पहले दौर की वोटिंग आज हो गई है। दूसरे दौर की वोटिंग 29 तारीख को जैसी ही होगी, आप देखिएगा कैसे तेल के दाम बढ़ेंगे और कैसे महंगाई देश में बढ़ेगी। वो किसी तरह रोक कर रखे हुए हैं चुनाव तक कि रुके रहिए ताकि हमारा चुनाव निकल जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। जिसकी ये सोच हो तो वो देश में क्या करेंगे? जी नहीं, हम तो देख रहे हैं ना, गुजरात में सारे बिहार के, यूपी के लोग किस तरह से भगदड़ मची हुई है, लाठियां खा रहे हैं। एक तरफ ये परिस्थिति है, दूसरी तरफ एसआईआर के बाद अचानक से वोट परसेंटेज का बढ़ना, न सिर्फ बंगाल के अंदर बल्कि तमिलनाडु में भी 82% वोट पड़ा है और बंगाल में भी पहले फेज में 90+ वोट पड़ा है। तो 90+% वोट पड़ना क्या दिखा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर कह रही है कि एसआईआर जो प्रक्रिया लाई गई उसके खिलाफ जो है ये वोट परसेंटेज निकलकर सामने आया है। लेकिन हम क्या इसे सत्ता के विपरीत जो मौजूदा सरकार होती है, क्या एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर ना देखें? देखिए हिमांशु, ये इस तरह के फॉर्मूले पहले आते थे कि अगर वोटिंग फीसद अधिक हो रहा है तो माना ये जाता था कि जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय सरकार है, स्थानीय दल है, उसके पक्ष में वोटिंग हुआ है। लेकिन अब कोई भी अंदाजे लगाना बेमानी है। आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ज्ञानेश जी जो है ज्ञानादेश जब से दे रहे हैं, तब से हर आंकड़े बेमानी है। आप चाहे महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए, चाहे हरियाणा के देखिए, चाहे दिल्ली के देखिए, और फिलहाल आप बिहार के देखिए, क्या हुआ? अरे भाई, आप मुझे बताइए, जो एसआईआर की प्रक्रिया आप कर रहे हैं पूरी भी नहीं हो रही वेस्ट बंगाल में, आपको चुनाव की जल्दी पड़ रही है, और वही एसआईआर जो है आसाम में आप करा नहीं रहे हैं। तो कौन सवाल पूछे, ये कौन बात करे? तो इसके क्या मायने हैं? किसी भी प्रकार का अंदाजा लगाना, किसी भी प्रकार का आपको सोचना, कुछ भी कहना, अभी इसका कोई मतलब मुझे निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद सब करेगी, और वो उसको सिर्फ किसी भी तरीके से वोट, इतने सारे हथकंडे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। क्या क्या आप सोचेंगे, कहाँ आप सोचेंगे? हर बूथ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई शिकायत करता है और कहता है कि सीसीटीवी की फुटेज उपलब्ध कराइए, तो चुनाव आयोग कह देगा नहीं नहीं, ये तो निजता का मामला है। ये निजता का नहीं, नीचता का मामला है, और चुनाव आयोग की नीचता है जो नहीं देती है फुटेज। तो इससे कैसे निपटेंगे आप? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। सम्राट चौधरी जैसे विद्वान लोग जो है बताते हैं कि जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया होती है वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उन्होंने पहले ही बता दिया है।
तो फिर आपको और हमें काहे को इतना दिमाग लगाना, जब सम्राट चौधरी ने कह दिया। अब जो सम्राट चौधरी कहेंगे फील्ड में और निशिकांत दुबे जो हाउस में कहेंगे वही होगा। तो बाकी विद्वानों की क्या जरूरत है, जब ये इस तरह के विद्वान वक्तव्य दे रहे हैं और हमें पहले ही बता दे रहे हैं। तो हमें सम्राट चौधरी की बात पर पूरा विश्वास है कि जहां जहां एसआईआर हुआ वहां गारंटी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की है। लेकिन एसआईआर जो है आसाम में नहीं हुआ है, तो उसका क्या सोचा जाए, इस पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।